वहाँ को जो कुछ हुआ है, चंदा चोरी हुई है, उसके लिए अंतिम रूप से प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार है। छोटे लोगों को फंसाना और गुनहगारों को बचाना, ये एसआईटी का मतलब है। ये लोग वो शो मचा रहे हैं जिनका राम से कोई नाम का कोई संबंध था, न राम से संबंध रहा, न मंदिर से संबंध रहा। चंपत राय, चोर अनिल मिश्रा, चोर टिन्नू यादव यानी रामशंकर यादव, चोर गोपाल राव। साइटिंग जहाँ से मैं बेकस नहीं हूँ, मगरमच्छों को ऊपर अपना FIR हो। इनके द्वारा तो ऐसे गड़बड़ करना संभव ही नहीं, यह अकल्पनीय। जो एसआईटी का इंचार्ज है विजय विश्वास पंत, वो प्रयागराज स्टैम्प पैड का मुख्य व्यक्ति है। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की रकम में कथित गबन और चोरी का मामला अब एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट को लेकर कई बड़े और गंभीर दावे सामने आ रहे हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि चढ़ावे की रकम में गड़बड़ी कैसे हुई, सवाल ये भी है कि जिस व्यवस्था पर रामलला के भक्तों की आस्था और करोड़ों रुपए के चढ़ावे की जिम्मेदारी थी, उसमें इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हुई। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की जांच में किसी को भी ऐसी पूरी और निर्विवादित क्लीन चिट नहीं मिली है जिससे पूरे मामले पर पर्दा गिर जाए, बल्कि जिम्मेदारियों को अलग अलग स्तर पर तय किए जाने की बात सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि अनिल मिश्रा पर आपराधिक साजिश से जुड़े सवाल भी उठे हैं, जबकि चंपत राय की भूमिका को लापरवाही और प्रशासनिक जिम्मेदारी के दायरे में देखा गया है। एसआईटी की शुरुआती जांच के बाद 8 लोगों के खिलाफ FIR हुई। जांच में सीसीटीवी समेत कई अहम साक्ष्यों का जिक्र सामने आया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जांच रिपोर्ट में जिम्मेदारियां तय हैं, तो कार्रवाई कब होगी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बयान आज की चर्चा को आधार दे रहे हैं। कुल मिलाकर के पहले से लेकर के अंतिम छोर तक प्रधानमंत्री हर कार्यक्रम में शामिल है। बल्कि मैं ये कहूँ कि धर्माचार्यों को जो काम करना चाहिए था, वो भी प्रधानमंत्री ने हर काम किया है। ये ट्रस्ट किसने बनाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए और ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वहाँ को जो कुछ हुआ है, चंदा चोरी हुई है, उसके लिए अंतिम रूप से प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार है। छोटे लोगों को फंसाना और गुनहगारों को बचाना, ये एसआईटी का मतलब है। आज इनको एसआईटी ने बरी किया है, और बरी हम लोग पहले से कर रहे हैं। जो एसआईटी का इंचार्ज है विजय विश्वास पंत, वो प्रयागराज स्टैम्प पैड का मुख्य व्यक्ति है, जिसने कहा था उठो उठो सवेरा हो गया, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, अमृत वर्षा होने वाली है, जाओ जल्दी से प्राप्त कर लो। तो उसके बाद भगदड़ हुई जिसमें सैकड़ों लोग मरे। उसका मेन कल्पिट अगर कोई है तो विजय विश्वास पंत, जो कमिश्नर जो जांच कर रहा है, उस एसआईटी कमेटी का चेयरमैन, उसने पूरी तरीके से सरकार की मदद की है और आरएसएस के लोगों को बचाने का चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा का कार्य किया है। अन्य व्यक्ति का नाम नहीं है? ठीक है, अभी संवैधानिक प्रक्रिया है, जिनके पास एविडेंस मिलता है उनके नाम, और संत और सरकार को उसमें शामिल करना ठीक नहीं। संवैधानिक प्रक्रिया, जो चोरी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जितना बड़ा होगा गुण दोष के आधार पर कोर्ट तय करेगी। जो ज़्यादा दोषी होगा उसे ज़्यादा सजा मिलेगी। उसमें किसी का नाम और बिना, वो तो जांच एजेंसी है, जांच के हिसाब से काम होता है। मुख्यमंत्री जी ने घटना के पहले दिन ही एसआईटी का गठन करके और दूध का दूध पानी का पानी करने का संकल्प लिया, उसको करके भी दिखाया। जो दोषी उन पर कार्रवाई भी हुई, लोग जेल भी गए। तो मुझको लगता है जो लोग शोर मचा रहे हैं भी, ये लोग वो शोर मचा रहे हैं जिनका राम से कोई नाम का कोई संबंध था, न राम से संबंध रहा, न मंदिर से संबंध रहा, न राम के प्रति उन्होंने कोई श्रद्धा रखी। हाँ, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, घटना नहीं होनी चाहिए थी, पर इसका लाभ मुझको लगता है कि जिन लोगों को राम को अपमानित करने का काम करते थे, जिन लोगों ने कभी राम का नाम नहीं लिया, जो राम के नाम में चिढ़ थी, आज वो भी राम राम चिल्ला रहे हैं, और राम राम लेने से कम से कम उनका भी कल्याण हो रहा है। ये मुझको लगता है उसके अंदर पॉजिटिविटी उसके अंदर हुई है। चंपत जी को ये गुप्त सूत्रों से पता चला है क्लीन चिट मिली है, तो ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि चंपत जी जैसे लोग निरंतर सदैव राम मंदिर के निर्माण के पहले अथक लड़ाइयाँ लड़ी है, और राम मंदिर निर्माण में देखे होंगे आपने किस प्रकार से उन्होंने मेहनत की है, तो उनके द्वारा तो ऐसे गड़बड़ करना संभव ही नहीं है। जिस तरह से एसआईटी ने चंपत राय जी को निर्दोष साबित किया है, उसी तरह से ट्रस्ट को चाहिए
कि पुनः चंपत राय जी को उनके पद पर सुशोभित करें और उनका सम्मान करें, क्योंकि जो प्रोपोगंडा पूरे देश में मचाया गया, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया बचपन से लेकर के शुरू से लेकर आज तक राम जन्मभूमि के लिए, विश्व हिंदू परिषद के लिए, संघ के लिए, जिसने सब कुछ किया, लास्ट में उसे इस तरह का अभियोग लगाया गया। एसआईटी की जांच रिपोर्ट जैसे जैसे सामने आ रही है, लोगों के बयान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रस्ट से पहले जुड़े और उसके बाद अलग अलग वजहों से अलग भी होते चले गए, और वो अलग अलग वजह उनके ट्रस्ट में कामकाज और कामकाज के दौरान जो पारदर्शिता नहीं रह जा रही थी या किसी तरफ वो ध्यान आकृष्ट कराना चाहते थे और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, उसको लेकर के उनकी जो दूरी बनी या उन्हें अयोध्या छोड़नी पड़ी। ऐसे ही एक महिपाल जी हैं जो पहले ट्रस्ट के भीतर यही चंदे चढ़ावे के कामकाज से जुड़े हुए थे। उनका क्या कहना है, हमने आज की खबर पर उनसे बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा है। पूर्व लेखा अधिकारी महिपाल सिंह जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। महिपाल जी, इससे पहले ये पता लगा कि एसआईटी रिपोर्ट में क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन आज जो बड़ी अपडेट सामने आई है उसमें ये पता लगा कि चंपत राय और अनिल मिश्र को क्लीन चिट नहीं दी गई है, लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। जी, उनको क्लीन चिट मिल ही नहीं सकती, क्योंकि एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है वो प्रारंभिक रिपोर्ट में ही इतने पर्याप्त साक्ष्य हैं, उसके 9 पेज हैं, 9 के 9 पेज अनिल मिश्रा और चंपत राय के दोष से भरे हुए हैं। लेकिन लास्ट में उन्होंने ये लिखा है कि चूंकि प्रत्यक्ष जांच चल रही है इनके संबंध में, इसलिए ये प्राथमिक रिपोर्ट जो है टाइमिंग को ध्यान रखते हुए 15 दिन का समय उनको दिया था, टाइमिंग का ध्यान रखते हुए प्राथमिक रिपोर्ट दी गई थी। उसमें अनिल मिश्रा के खिलाफ, चंपत राय जी के खिलाफ और कोषाध्यक्ष के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य एसआईटी को मिले हैं। क्योंकि अब सेकंड एसआईटी बन चुकी है और वो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में है। सुप्रीम कोर्ट इतनी लापरवाही को या जो धातु वगैरह जो है 81 से ही उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, 2800 एंट्री जो बताते हैं 6 साल में 2800 एंट्री ही धातु की होना, ये अपर्याप्त है, संदिग्ध है और पूरी तरह गलत है। अंततः चंपत राय जी को इन सब चीजों के लिए जवाब देना पड़ेगा और एस्टीमेट 800 करोड़ रुपए का था, मंदिर 2300 करोड़ रुपए में बना। इन सब चीजों के लिए चंपत राय जी ही जिम्मेदार है, क्योंकि चंपत राय जी के अलावा किसी और का वहां पर कोई प्रशासनिक और अकाउंटेबिलिटी और चेक्स पर सिग्नेचर वगैरह, बिल के पेमेंट वगैरह का अधिकार नहीं था। चंपत राय जी और वहां के चार्टर्ड अकाउंटेंट चंदन राय, ये 2 व्यक्ति उन चीजों के पेमेंट किया करते थे और प्रोजेक्ट मैनेजर जगदीश आफले और अनिल मिश्रा वगैरह ये सत्यापन कार्य वगैरह को किया करते थे। अंततः चंपत राय जी इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार हैं और वो किसी भी स्थिति में इस उत्तरदायित्व से, आपराधिक उत्तरदायित्व से बच नहीं पाएंगे। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए डॉक्टर रजनीश सिंह जी हैं, शिकायतकर्ता हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हैं। अशोक सिन्हा जी हैं, संघ समर्थक हैं। विवेक श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। एकेडी द्विवेदी जी हैं, रिटायर्ड डीजी। सीताराम दास जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रजनीश जी, मैं सबसे पहले आपसे ही समझना चाहूँगा कि जो बात इस एसआईटी की रिपोर्ट से निकल करके आई है, आपने जो शिकायत लगाई थी, जो शिकायत आपकी थी, उसके हिसाब से कितना रिपोर्ट में आप चीज़ों को देख पा रहे हैं? शेखर जी, जहां तक मैं बताऊं आपको, प्रारंभिक रिपोर्ट में ही जिन लोगों का नाम बताया गया कि उनको क्लीन चिट मिल गई, कल 2 घंटे हवा बनाई गई थी, जब वो प्रारंभिक रिपोर्ट में ही प्रारंभिक तौर पे दोषी पाए गए थे तो उनको क्लीन चिट मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जो यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उसमें जीरो टॉलरेंस सिर्फ कहते नहीं, वो करते भी हैं। उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की एसआईटी इन लोगों को क्लीन चिट दे देगी, ये सपने में भी नहीं सोचा जा सकता है। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ राम भक्त भी हैं। गोरक्ष पीठ का इतिहास 3 पीढ़ियों का राम मंदिर में आंदोलन और बलिदान कर रहा है।
तो ऐसे में उन लोगों को क्लीन चिट की कल्पना करना ये कोरी बकवास से कम नहीं होगा। और मुझे लगता है कि इन लोगों के द्वारा जो कल एक माहौल बनाया गया कि हमको क्लीन चिट मिल गई, हमको क्लीन चिट मिल गई, और बड़े बड़े मीडिया प्रतिष्ठानों में खबरें प्लांट करवाई गई प्रायोजित तरीके से, उन खबरों का गुब्बारा शाम होते होते फूट गया और यह स्पष्ट हो गया कि लापरवाही के भी दोषी हैं और अनिल मिश्रा भी दोषी हैं। फिलहाल मैंने फौरी तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, रिपोर्ट हमने भी नहीं पढ़ी है और यहाँ मुझे लगता है कि पैनल में बैठे जितने भी लोग होंगे कोई नहीं पढ़ा होगा। लेकिन उसके बाद भी मैं योगी जी के ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि वो क्लीन चिट उनके नेतृत्व में जो एसआईटी काम कर रही है, वो दोषी कितना भी बड़ा होगा उसको बख्शने का काम नहीं करेगी, वो दोषियों के प्रभाव में नहीं आएगी, योगी जी किसी के दबाव में नहीं आएंगे और निष्पक्ष न्याय करेंगे। ठीक है अशोक सिन्हा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके की स्थिति बनी है उसमें एक सवाल संघ हुआ या विश्व हिंदू परिषद हुआ, इसकी तरफ भी उठ रहा है कि वहां से जो लोग पहुंचे और ट्रस्ट में शामिल हुए और ट्रस्ट की जिस तरीके की गतिविधियां रहीं उसको लेकर के आज एसआईटी की जो रिपोर्ट आ रही है सामने, उससे जो चीजें छन करके बाहर आ रही हैं वो भी ये इशारा कर रही हैं कि सब कुछ साफ सुथरा नहीं रहा है। तो आपको लगता है कि जो एक भरोसा बना हुआ था उसमें डेंट आया है, टूटन आई है? निसंदेह राम भक्तों और भारतवर्ष के समस्त भारत के बाहर भी रहने वाले हिंदुओं के भावना को ठेस पहुंची है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह ठेस गहरी पहुंची है। सभी आहत हैं कि एक श्रद्धा का केंद्र था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पहली बार और अंतिम बार इस आंदोलन में भाग लिया। ये आंदोलन एक बहुत लंबी अवधि तक चला और राम मंदिर के बनने से जो प्रसन्नता हुई थी, राम भक्तों के राम मंदिर में जाकर दर्शन करने से जो आनंद मिल रहा था, उसके बीच में यह खलल पड़ा। एक मन थोड़ा दुखी हुआ कि मंदिर में भी यह सब कार्य हो रहा है, जो आस्था प्रभु राम का घर है उस वहां ये सब हो रहा है, जहां हम आस्था पूर्वक शीश नवाते हैं। तो निश्चित रूप से ये एक दुखद घटना है, परंतु ये मुद्दा आपने इस समय जो उठाया है ये कुछ असमय है। अभी ये मामला सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में एक और एसआईटी जांच कर रही है। हो सकता है कि आपका राजनीतिक कंपल्शन रहा हो कि इस समय चूंकि चुनाव आने वाला है तो इस मुद्दे को मुद्दा बना करके और थोड़ा समाज में कुछ भावनाएं फैलाई जाए। मैं समझता हूं कि अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी प्रथम एसआईटी रिपोर्ट ही पूरी तरीके से किसी को नहीं पता है तो उसमें कौन कौन है। और जहां तक मैं समझता हूं कि वर्तमान सरकार का जो आधार है, जो हमारे अंदर जो विश्वास है कि वो किसी को बख्शेंगे नहीं। योगी जी चाहे जो उनके मठ का भी आदमी हो तो वो छोड़ेंगे नहीं। तो निश्चित रूप से जो दोषी इसमें सिद्ध होगा, अब ये तो सेकंड एसआईटी की भी रिपोर्ट आ जाए और उन दोनों को मिला करके एक एनालिसिस निकाली जाए तो गलती तो हुई है। अब मान लीजिए हम एक सरकारी सेवक रहे हैं, अब हमको आप उठा के रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दीजिए, तो अगर हमारी क्षमता नहीं है तो हमसे गलतियां निश्चित रूप से होगी। और यही हुआ है चंपत राय के मामले में भी, यही हुआ है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो 2-3 आईएएस मिलकर के बनाते, यहाँ की व्यवस्था को संभालते, वो एक मास्टर रहे व्यक्ति को, अध्यापक रहे व्यक्ति को दे देना, ये जरा उचित नहीं था और यह बहुत बड़ा काम था, वो संभाल नहीं सके। तो निश्चित रूप से एसआईटी में भी जैसा आप लोग कह रहे हैं कि इशारा हुआ है कि लापरवाही के दोषी हैं। चंपत राय वैसे वो एक अच्छे आत्मा के व्यक्ति हैं, श्रद्धा पूर्वक इस राम मंदिर आंदोलन में वो शुरू से जुड़े रहे और उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया इस मंदिर के बनवाने में, तो उनको धन्यवाद भी देना है। और जो यह जिसे कहते हैं ना अवकाश से अधिक जिम्मेदारी उठा लेना, ये भी उनका एक दोष है, तो ये दोष भी सिद्ध होगा। और अगर जिम्मेदार थे तो दोषी भी वो होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें दोष न दिया जाए। दोषी भी होंगे और उनके उपयुक्त दोष के अनुरूप सजा भी उनको मिलेगी यदि यह न्यायालय कहता है तो। बाकी सब बातें ठीक है अशोक जी, आपने 2-3 चीजें अपने बात में रखी है और एक बात आपने आज जो हमने विषय उठाया उसी के ऊपर ले ली, तो अब जाहिर सी बात है कि मैं आपको उसका जवाब दूंगा। देखिए, खबरें जब आती हैं
तो हमारे मार्फत ही आप तक पहुंचती हैं, देश दुनिया तक पहुंचती है। मतलब हमारे मतलब मीडिया के जरिए। हम भी इस देश के एक जिम्मेदार, भले न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका जैसे ना हो, जिसके पास अपने पावर सेंटर हो, लेकिन हमारा भी एक वजूद है। और आप इस बात को भी समझें कि संघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई सामाजिक संगठन हमें नहीं बता सकता कि हम किसी विषय को कब उठाएंगे। ये रिपोर्ट आई है, अखबारों में छपी है, इस चीज पर चर्चा हो रही है, करोड़ों राम भक्तों की, सनातनियों की आस्था का वो केंद्र है। उसमें ऐसा नहीं है, आप तो सरकारी नौकरी में थे, मैं नहीं जानता कि सरकारी नौकरी में रहते हुए आपने कितने पूड़ी के पैकेट उस दौर में पहुंचाए होंगे, लेकिन बहुत सारा आम आदमी ऐसा है जिसने जाते हुए कार सेवकों को अपने घर से अपना पेट काट करके और पूड़ी के पैकेट दिए हैं उस कार सेवा के लिए। इसलिए ये मत कहिए कि आपकी अकेले की जिम्मेदारी है। दूसरा, चंपत राय गलत हो सकते हैं, उनको जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन आप संघ समर्थक हैं और संघ समर्थक होने के नाते जब आप यह कहते हैं कि चंपत राय एक मास्टर थे, उनको औकात से ज्यादा काम दे दिया गया, तो यही मैं जानना चाहता हूं कि बीजेपी की सरकारें हैं, संघ तो बहुत ज्यादा शिक्षा पर केंद्रित रहता है। आप शिक्षकों से, प्राइमरी के मास्टरों से और तमाम हाई स्कूल इंटर के टीचर से जनगणना करवाएंगे, उनसे जाकर के मिड डे मील का हिसाब किताब बनवाएंगे और डीआईओस बैठ करके एसी कमरे में मौज मारेगा, बाकी सरकारी अधिकारी मौज मारेंगे, तो जो पीढ़ी तैयार हुई है उसने चूल्हे हिला दिए आपकी, आपका शिक्षा मंत्री लेके उड़ गई वो पीढ़ी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देश एक अजीबोगरीब दौर से गुजर रहा है, जहां मंदिर के भीतर बैठा हुआ व्यक्ति जिसके ऊपर जिम्मेदारी वो चोरी कर रहा है, सड़कों पर छात्र उतर करके आंदोलन कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री उस हवा के झोंके में तिनके की तरह उड़ रहा है। तो इतना आसान नहीं है। ठीक है, मैं आऊंगा रजनीश जी आपके पास भी, और अशोक जी को भी। मैं खरी खरी बोलता कम हूं, लेकिन ये बात अगर हम पर आएगी कि हमने टॉपिक क्यों चुना, हमसे चुनाव नहीं, मैं आपका जवाब दे दूं, मैं जवाब लूंगा आपसे, आपके पास वापस आऊंगा। हमारे को चुनाव तो जब आना तब आएगा ही। सीताराम जी, मैं आपसे समझना, मैं आऊंगा आपके पास। अशोक जी अपनी बारी का इंतजार करें। के साथ साथ मैं पत्रकारिता का अध्यापक भी रहा हूं। वो ठीक है। और मैं बता दूं आपसे, मैंने अपने छात्रों को सदैव यह पढ़ाया है कि कभी भी परसेप्शन से समाचार को मत लीजिए। अगर यह परसेप्शन भी है, बिना देखे समाचार को बताना, यह एक सेंसेशन पैदा करना है। आपने रजनीश जी की बात तो सुना नहीं। तो अशोक जी, आप पत्रकारिता के टीचर हैं, और मैं यही कह रहा हूं भैया, ऐसे चर्चा अभी भटक जाएगी मेरी, आप रुक जाइए। अब सीताराम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस बात को रजनीश जी ने अपने ओपनिंग कमेंट में कहा है, उन्होंने ओपनिंग कमेंट में यह बात रखी है कि मीडिया को मैनेज करने की कोशिश हुई, जो लोग दोषी अपने आप को नहीं दिखाना चाहते थे, उनके बारे में बड़ी पॉजिटिव न्यूज आई। समय बीता, रिपोर्ट की और चीजें सामने आई, और आज यह तय हुआ है, यह चीज पब्लिक डोमेन में है कि बख्शा किसी को नहीं गया है, किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी को पद के हिसाब से, किसी को उसके काम के हिसाब से, लेकिन कोई भी अछूता नहीं है जो इसमें क्लीन चिट पा गया हो। देखिए शेखर जी, ये गोपनीय सूत्रों से जो भी आया, जो मीडिया चैनल पे, राष्ट्रीय मीडिया चैनल पे जो भी न्यूज आया सामने, तो ठीक है, अच्छी बात है। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहूंगा, निष्पक्षता से जांच हो रही है, पारदर्शिता से जांच हो रही है। जो दोषी पाए गए थे उनके ऊपर शिकंजा कसा गया। लेकिन बात रही चंपत राय जी की, बात रही अनिल मिश्रा जी की, मैं यह नहीं कह सकता हूं, कहीं कुछ हो सकती है त्रुटियां, लेकिन ये लोग व्यक्तिगत तौर पर निष्कलंक है, निष्पाप है, इनकी इसमें कोई सहभागिता नहीं है। जिस तरह से विपक्षियों ने सनातन संस्कृति को धूमिल करने के लिए, सनातनियों को तोड़ने के लिए जो साजिश रची जा रही है, वो आगे आने वाले दिनों में सारे पारदर्शिता के साथ उसके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। अभी जांच की प्रक्रिया लंबित है। जब तक सुप्रीम कोर्ट में के द्वारा निर्देश पे जो एसआईटी का जो रिपोर्ट पूर्ण रूप में न आ जाए, जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई कमेंट न आ जाए, तब तक क्या कहना उचित नहीं होगा। लेकिन जो भी होगा वह निष्पक्ष होगा, जैसा कि मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कुछ योगी आदित्यनाथ जी पे। जो बात रही चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी, ये लोग व्यक्ति
अत्यंत जो है भगवान के प्रति समर्पित भाव से सेवा करने वाले लोग हैं। अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी निष्ठा भगवान रामलला के सेवा में लगाने का काम किए, तो इनके जो यश कीर्ति पे किसी प्रकार का कोई धूमिलता नहीं करना चाहिए जब तक कोई साक्ष्य जो है प्रस्तुत एसआईटी को न कर दी जाए, कोई सबूत प्रस्तुत न कर दी जाए। जब तक कोई सबूत, कोई साक्ष्य सामने न आ जाए तो इनके ऊपर आरोप लगाना मिथ्या प्रमाद करना है। मैं इसकी निंदा करता हूं। ठीक है, हमने कोई आरोप नहीं लगाया है। ये बार बार अगर इस चर्चा में ये नैरेटिव मेरी चर्चा में अगर आ रहा है कि हम कोई आरोप लगा रहे हैं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। जो आरोप लगे हैं हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं कि आप आरोप लगा रहे हैं। जो सोशल मीडिया के माध्यम से या के द्वारा कहे जाए उस विषय को आप कहें, उनके लिए आप बिल्कुल कहें। और इसी चीज को लेकर के मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ में लीडर हैं विवेक श्रीवास्तव जी, उनके पास जा रहा हूं, क्योंकि आप संत महात्मा हैं, अशोक जी संघ से ताल्लुक रखते हैं, द्विवेदी जी सरकारी कर्मचारी थे, रिटायर हो गए एक महत्वपूर्ण पद से, लेकिन नैरेटिव जो बना है, नफा नुकसान जो होगा विवेक जी, वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। व्यक्तिगत भले ना हो, लेकिन पार्टी इसके नफे नुकसान से अप्रभावित नहीं रह सकती। सवाल इस बात का है कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। आप कह रहे हैं हो रही है, बहुत अच्छी बात है। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सवाल इस बात का है कि 7-8 गिरफ्तारियां हो गई। जो लोग अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें संदेह से बाहर नहीं किया गया। अब सवाल इस बात का है कि इस पूरे मामले का कोई तो किंगपिन होगा, कहीं से तो शुरू हुआ होगा ये, और कहीं तो कोई बैठ करके इसका हिसाब किताब ले रहा होगा। इसे कैसे छूटेंगे? विवेक जी, मेरा सवाल आपसे है। अनम्यूट कर दीजिए अपना माइक। आवाज आ रही? हाँ जी, आ गई। सीताराम दास जी यहाँ विराजमान है, मेरा उनके चरणों में साष्टांग दंडवत है। विषय आपने अच्छा लिया है। पहली बात तो मैं अशोक जी की बात थोड़ा सा क्लियर आपको समझा नहीं पाए। ये प्रेस को तय करना वो कब किस मुद्दे को ले हम नहीं तय कर सकते। आपने हमें बुलाया, हम उसमें अपना पक्ष रखेंगे। बिल्कुल, हम ये बताने वाले नहीं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को वो कब कौन सा विषय ले, कब कौन सा प्रश्न पूछे। अब विषय पे आ जाइए, जिस विषय पे हम आप चर्चा में बैठे हैं। एसआईटी ने एक रिपोर्ट दी, 8 लोग पकड़े जा चुके हैं। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि उस मंदिर में ऐसी घटना कैसे घटी। कोई टीचर था, उनको अवकाश से ज्यादा जिम्मेदारी दे दी गई, ऐसा अशोक जी कह रहे हैं। कोई डॉक्टर था। विषय ये है कि ठीक है, जिन्होंने ली जिम्मेदारी तो उन्होंने, ये तो तय है कि फिर वो जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सके। और जहां संतों का ये बयान आ रहा है कि साहब अंदर जाने पे उनकी लंगोटी तक चेक हो जाती थी, तो वहां से ये चोरी कैसे हो गई? टिल्लू यादव किसका खास था? जो लोग चोरी में शामिल हो, किनके माध्यम से वहां नौकरी पाए थे, उनका बैकग्राउंड खंगाले बिना उनको अंदर इस व्यवस्था में किसने लगाया? तो जाहिर सी बात है वो लोग अपनी जिम्मेदारियों से बरी नहीं हो सकते। उनकी व्यक्तिगत संलिप्तता हो ना हो, जैसा कि अशोक जी कह रहे, जैसा हम लोग भी जानते हैं कि वो लोग व्यक्तिगत रूप से इसमें संलिप्त नहीं है, लेकिन संलिप्तता ना होते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक प्रकार से ना कर पाने के दोष से वो वंचित नहीं है। पूरा सनातन समाज इस घटना से दुखी और संतप्त है। जो लोग भी भगवान राम में आस्था रखते हैं, विपक्ष तो मजाक उड़ा रहा है, उसको एक मौका मिल गया बैठे ठाले हमारी हंसी उड़ाने का, लेकिन हम उनसे ज्यादा दुखी हैं। जो हम लोग बोल नहीं रहे हैं, इस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, हम उनसे ज्यादा शोक संतप्त है। हमारे लिए तो ये एकदम वज्रपात वाली स्थिति है कि इतने परिश्रम से 500 साल के संघर्षों के बाद वहां रामलला विराजमान हो पाए और एक व्यवस्था बनाई गई। पहली बार तो रामलला टाट से ठाट में आए और उनके ठाट में भी चोरों ने सेधमारी कर दिया।
हम तो सकते में हैं। हम अब भी यही चाहते हैं कि जितने लोग हैं जो पकड़े गए और जो आप इनके पीछे जो लोगों को ढूंढना चाहते हैं उनकी भी ढूंढाई हो जाए, जिनकी जिम्मेदारी तय है उनकी जिम्मेदारी हो जाए, ऐसे लोगों को ट्रस्ट से दूर किया जाए और साफ सुथरा एक ट्रस्ट रिफॉर्म हो और आगे से ऐसी व्यवस्था हो कि फिर वहां 1 रुपए की चोरी ना हो सके। ये हमारे सनातन का कलिजे की पुनरुत्थान काल है, तीर्थ है, और तीर्थ में अगर ऐसा होता है, देखिए व्यक्तिगत हमारी नाराजगी किसी से हो सकती है, बहुत लोग चंपत राय जी से नाराज हैं, वहां की व्यवस्था से नाराज हैं, बहुत किसको गार्ड से रुकवा दिया, किसको पास मांग लिया, सबकी व्यक्तिगत नाराजगी है, मैं उसको हटा के बात करता हूं। वो प्रश्न सिर्फ ये है कि जब वहां संतों की लंगोटी चेक हो रही थी तो वहां चोरी कैसे हुई, कैसे वहां से इतना माल बाहर गया, व्यवस्था में कौन लोग थे, उनके ऊपर कौन लोग थे, वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं है, उन्हें जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। ठीक है, वो घटना में नहीं शामिल है, दंड के पात्र ना हो, बीएनएस की धारा 303, 305 के अंतर्गत मुलजिम भले ना बने, लेकिन समाज उन्हें क्लीन चिट देने वाला नहीं। ठीक है, और ऐसा किसी की क्लीन चिट देने से क्लीन चिट पाएंगे भी नहीं। ठीक है विवेक जी, एक समाज का मानस उनके प्रति विरुद्ध बन चुका है। बेहतर हो वो वहां से निजात लेकर के कहीं और स्थान देखे और भगवान राम को और श्रद्धालुओं को छोड़ दो। ठीक बात है। आप मेरे ख्याल से आपने जो नैरेटिव सेट हो रहा है उसके ऊपर बीजेपी का पक्ष रखा है, और वैसे भी हमारे दर्शकों या जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो इस पैनल में देख लें, ये आस्था का विषय है। हम चाहते हैं कि समय समय पर चर्चा होती रहे। कोई पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के अलावा इस पैनल में है ही नहीं। मेरे साथ में 2 लोग बीजेपी के हैं। मैंने ना कांग्रेस को बुलाया है, ना बसपा को बुलाया है, ना समाजवादी पार्टी को बुलाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस चीज का राजनीतिकरण हो। यह हमारे जहन से जुड़ा मामला है, यह हमारी आत्मा से जुड़ा मामला है। और आज की खबर वैसे भी संस्कृति और सनातन का बहुत पक्षधर रखते हैं। इस चीज को हम अपने मुंह से कह रहे हैं, पत्रकार होने के बावजूद कह रहे हैं। हम नहीं बचे, हमारा देश नहीं बचा, हमारी संस्कृति सनातन नहीं बचा, तो बचेगा क्या? बाकी जगहों पे नेटवर्क नहीं काम करता बांग्लादेश और पाकिस्तान में, जो हमारे 84 करोड़ हैं। एकेडी द्विवेदी जी, मैं अब आपसे समझना चाहूंगा, इस चर्चा में बाकी चीजों को हटा देते हैं। महत्वपूर्ण चीज 2 पॉइंट पर है। एक तो यह है कि जो लोग वहां पर बैठे थे उस ट्रस्ट में, उनकी योग्यता पर सवाल है कि मतलब जिस लहजे का काम था, जिस औरे का वो काम था, उस दायित्व का निर्वहन करने में हो सकता है कि वो उतने सक्षम ना रहे हों। एक बात जो पॉइंट आया है महत्वपूर्ण। दूसरी चीज यह है कि किसी व्यक्ति का मतलब जो व्यक्ति इतने बड़े आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए 20-25 साल से वहां पर मंदिर की सारी चीजों को रखते हुए, वो देखते हुए आया, वो सारी चीजें अपनी जगह पर उनके पर्सनैलिटी को डिफाइन करती हैं। लेकिन जो हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के पास गुण होता है कि सही तो सही है ही, गलत को भी सही कैसे किया जाना है, इसके सारे फार्मूले उनको पता होते हैं। और मुझे लगता है कि अभी जो सीईओ के पद की वहां पर व्याख्या हो रही है, परीक्षण हो रहा है, उस पर जो जिस तरीके की तैनाती हो रही है, तो इसमें तो महारथ हासिल है हमारे देश के प्रशासनिक अधिकारियों को। एक इम्तिहान पास करके और चुना हुआ जो पॉलिटिशियन है उसका करियर तबाह हो जाता है। सही किया गलत किया, अदालत ने क्या दोषी पाया वो अपनी जगह है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी दूध के धुले तो होते नहीं। मुझे कहना नहीं चाहिए आपसे, आप खुद प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है और हमारी पीढ़ी देख रही है। ये सामने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बना, ढहा जा रहा है, रोजे उसमें गड्ढा बन रहा है। अब मजाल है कि कोई अधिकारी सस्पेंड हो जाए, मजाल है कि किसी पे कार्रवाई हो जाए, अखबारों में छप रहा है। तो डीजी साहब, मैं यह समझना चाहूंगा आपसे कि एक तो चूक हुई, अब उस चूक का सुधार हो रहा है या फिर ऐसे लोगों को वहां पर अब लाने का भी प्रयास हो रहा है जो गलत को भी सही दिखा सकें? मैं क्षमा चाहते हुए एक बात शुरू में कहना चाहूंगा, उसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। वो ये है कि
स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हमारे संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 प्रमुख स्तंभ माने गए हैं, लेकिन धीरे धीरे मीडिया को भी चतुर्थ स्तंभ माना गया है, स्वीकार किया गया है जानकार लोगों द्वारा कि मीडिया का, स्वतंत्र मीडिया का भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए रहना, कार्य करना आवश्यक है। तो जो विषय आज चर्चा हो रही है बिल्कुल सामयिक है, ये मेरा अपना नजरिया है। अब दूसरी बात पर आ जाते हैं, जो आपने प्रश्न किया, सही बात है, मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि अधिकारी भी दूध के धुले नहीं होते हैं, लेकिन ना केवल थोड़े से लोग होते हैं, लेकिन दूध के धुले लोग राजनीति में भी हैं, संख्या भले उनकी कम हो, समाज में भी हैं, भले उनकी संख्या कम हो, ये तो सच्चाई है। एक निवेदन ये करना चाहेंगे, ये जो विषय है इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है, ये जो राम मंदिर का प्रबंधन देखने के लिए जो ट्रस्ट बनाया गया है, ये ट्रस्ट बिल्कुल प्राइवेट ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट में भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं, प्रदेश सरकार का कोई लेना देना नहीं, केवल एक बिंदु है जिससे सरकार का लेना देना है, वो राम मंदिर के सुरक्षा से संबंधित बिंदु है जिस पर सरकार का लेना देना है। अन्यथा रोजाना का प्रबंधन कैसे होगा, क्या होगा, कौन करेगा, ये ट्रस्ट डीड में लिखा रहता है। ट्रस्ट डीड हम लोगों की जानकारी में नहीं है, वो ट्रस्ट के पास होगा और रजिस्ट्रार के यहाँ जहां पर ये रजिस्टर्ड होगा वहां पर होगा जो है। तो ट्रस्ट का प्रबंधन, रोजाना का कार्यकाल ट्रस्ट के सदस्य पदाधिकारी ही करते हैं और कोई नहीं करता, कोई सरकारी अधिकारी नहीं करते हैं। अब रही बात जिसमें जो गबन की बात आ रही है, चोरी की बात आ रही है, ट्रस्ट के लोग ही उसको देखते रहे हैं, फिर भी चोरी हुई है। हम लोगों ने पुलिस की नौकरी में कई चोरी के, गबन के, घोटाले के कई मामले देखे हैं, लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले देखे हैं। उसमें 2 बातें निकल के आती जब इनकी जांच होती है। एक बात तो होती है कि जो जिस ऑफिस में घोटाला होता, जिस बैंक में घोटाला होता, उसका सीनियर अफसर या कुछ अफसर 1, 2, 3 और स्टाफ इन्वॉल्व होता, उसमें सम्मिलित होता घोटाले में। तो जो वरिष्ठ अधिकारी, जो अधिकारी स्टाफ इन्वॉल्व होते हैं, वो क्रिमिनल लायबिलिटी उनकी बनती है, वो आपराधिक कृत्य के लिए दोषी होते हैं, वो जेल जाते हैं। कई ऐसे मामले मैंने देखे हैं जिसमें बैंक का या किसी सरकारी दफ्तर का सीनियर अधिकारी का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कुछ स्टाफ इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन करोड़ों का घपला हो जाता है। लेकिन इसमें स्टाफ जो इन्वॉल्व है वो तो क्रिमिनल लायबिलिटी, वो केस का जिम्मेदार होगा, वो जेल जाएगा। अधिकारी की जिम्मेदारी भी बनती है, वो जिम्मेदारी से छूट नहीं सकता, उसका काम है पर्यवेक्षण करना, वो देखना कि उसके नीचे के लोग अच्छी तरह से काम करें, घपला ना करें। तो अधिकारी भी दोषी पाया जाता है, लेकिन इसकी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती है, इसको सरकार या जो इस विभाग का होता वहां से दंड मिलता है। तो जो ये प्राइवेट ट्रस्ट में जो चूक हुई है, हम नाम नहीं लेना चाहे श्री चंपत राय साहब का हो या अनिल मिश्रा राव हो, इनकी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बन रही है जो जांच हुआ है। तो क्रिमिनल लायबिलिटी अगर इनकी बनती, अगर इनका इन्वॉल्वमेंट होता कि इन्होंने पैसा लिया है या किसी को दिलाया है, इसमें जानबूझ करके किया, तो ये जेल जाने के हकदार बनते, इनके खिलाफ लायबिलिटी बनती। लेकिन चूक हुई है, प्रशासनिक चूक हुई, लापरवाही हुई है। हम लोगों ने कई मौकों पर देखा है कि जहां पर भी बैंक में या सरकारी दफ्तरों में स्टाफ पर अति विश्वास कर लेते हैं, वहीं पर ऐसे धोखे होते हैं। बैंकों के कई मामले हमने जांच किए हैं, अति विश्वास वाला जो पात्र होता है, कर्मचारी होता है, वही धोखा देता है। ये चूक इस मामले में हुई है। इस पॉइंट पे मैं रहता हूं कि मतलब कोई मान लीजिए उत्तर प्रदेश का पुलिस महकमा है, ये पॉइंट आपका वैलिड लग रहा है यहां पर कि उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे में मान लीजिए कोई इंस्पेक्टर है या कोई कांस्टेबल है, घूस लेते पकड़ा जाता है, तो उसका ये मतलब थाने बिकते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि डीजीपी तक इन्वॉल्व है, मतलब जाता होगा, हमें नहीं पता। मतलब वो कहते हैं कि थाने बिकते हैं, ऊपर तक जाता है, ऐसा है वैसा है, लेकिन अब कांस्टेबल मान लीजिए रंगे हाथों पकड़ लिया गया, तो उसका यह मतलब नहीं है कि डीजीपी साहब को जो है सूली चढ़ा दिया जाए।
बिल्कुल सही है, जिले का एसपी भी नहीं उसमें इन्वॉल्व होगा। अगर कांस्टेबल रिश्वत ले रहा तो कांस्टेबल जिम्मेदार होगा, जिले का एसपी जिम्मेदार। हाँ, लेकिन कोई कहे तो मैं मान सकता हूं, अगर एक ही जिले के 4-5 थानों में ट्रैप हो रहा है, कांस्टेबल पकड़े जा रहे हैं, तब सवाल उठेगा कि वो एसपी क्या कर रहा था। उसने खुद अपने स्तर पर प्रयास करके सख्ती क्यों नहीं रोकी, तो वहां पर उसकी प्रशासनिक जिम्मेदारी बनती है। सरकार उनको दंड देती, चाहे ट्रांसफर करे या निलंबित करे या विभागीय कार्रवाई करे। ठीक है द्विवेदी जी, इसी पॉइंट पर ठीक इसी पॉइंट से मैं लेकर ठीक है इसी पॉइंट से मैं चर्चा आगे लेकर के चलता हूं। डॉक्टर रजनीश जी, अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो लोग कल मतलब जिन पर क्रिमिनल लायबिलिटी लगी वो तो जेल में हैं, जो जेल में नहीं है और फिर भी उनको दोष मुक्त नहीं माना गया है, ऐसा लगता है कि वो नैतिक रूप से जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं या उनके प्रशासनिक चूक को ही दोषी माना गया, उसमें कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं बनती, ऐसा लग रहा है। क्या आपकी शिकायत भी इसी के अनुरूप है या इससे आगे बढ़कर के है? शेखर जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, चंपत राय जी जो है, ऐसा नहीं है कि चंपत राय की जानकारी में सारी घटनाएं घटी हैं। चंपत राय ने अक्षम्य अपराध किया है। समय समय पे उस टाइम के लेखा प्रभारी रहे महिपाल सिंह के द्वारा बताया जाता रहा कि साहब ये गड़बड़ी काउंटिंग में हो रही है, ये गड़बड़ी यहाँ पे हो रही है, दीनानाथ वर्मा 40% कमीशन ले रहा है। जो शिकायत करता था चंपत राय से वो नौकरी से हाथ धो लेता था। तो मैं कैसे ना मान लूं कि इन सब मामलों में चंपत राय खुले तौर पर संलिप्त है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चंपत राय ने अक्षम्य अपराध किया है और जानबूझ के अपराध किया है, तो वो आपराधिक षड्यंत्र में शामिल है। जो उनको शिकायत करता था वो नौकरी से हाथ धो लेता था। अगर चंपत राय देवता है, जैसा कि सब लोग कह रहे हैं, अगर चंपत राय देवता है और मैं ये भी मान ले रहा हूं अशोक जी ने कहा अक्षम्य है, तो चंपत राय ने ये बात ट्रस्ट के अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं बताई कि मेरे नाक के नीचे शिकायतें मुझे रोज मिल रही हैं, लेकिन मैं जो है उसका निवारण नहीं कर पा रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं अक्षम्य हो गया हूं, मुझे व्यवस्था दी जाए जिससे मैं इन शिकायतों का निवारण कर सकूं। चंपत राय ने ऐसा कदम नहीं उठाया, प्रदेश सरकार को सूचित नहीं किया, देश की सरकार को सूचित नहीं किया। क्यों? जब लगातार दबाव बना तब भी आकर के उन्होंने 40 सेकंड का एक वीडियो जारी कर दिया कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला। उसके बाद फिर जो है उन्हीं की निशानदेही पे 80 लाख रुपए बरामद होते हैं, उन्हीं की निशानदेही पे बरामद हुए 80 लाख रुपए। जो एफआईआर में 8 लोग पकड़े गए हैं उन्हीं की निशानदेही पे कैश की बरामदगी होती है। तो मैं कैसे मान लूं कि इस पूरे कृत्य में चंपत राय शामिल नहीं है? ठीक है, पॉइंट आपने रख दिया है। ठीक है, द्विवेदी जी कुछ कह रहे हैं, द्विवेदी जी अपना पॉइंट रख दें आप। मैं ये कहना चाह रहा हूं इस मामले में प्रधानमंत्री जी का क्या लेना देना। अरे देश में सैकड़ों मंदिर हैं जिसके ट्रस्ट बने हुए हैं, वहां ट्रस्ट के प्रबंधन से संबंधित लोग काम देखते हैं। कहां प्रधानमंत्री को बीच में घुसा रहे हो भाई? प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का क्या लेना देना? प्राइवेट ठीक है, इसका ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख दिया। डीजी साहब, मैं प्रधानमंत्री जी को बीच में नहीं ला रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि चंपत राय जी को प्रधानमंत्री जी से या मुख्यमंत्री जी से मदद क्यों नहीं मांगी? अच्छा, अब उसका उंगली उठाओ ना कि आपने मदद क्यों नहीं मांगी। अगर मदद मांगते तो ठीक है, हो गया द्विवेदी जी। ठीक है, मैं विवेक जी के पास जाता हूं। विवेक जी अपना पॉइंट रखें आप। देखिए शेखर जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि ये घटना घट रही थी, लोग उनको बता रहे थे तो चंपत राय जी अपने आप को असहाय पा रहे थे। चंपत राय जी असहाय नहीं थी। मुझे घटना की जानकारी है। मेरे पास एक पत्रकार मित्र का लखनऊ से फोन आया, उनके किसी भतीजे को वहां रामजन्मभूमि थाने में बैठा लिया गया था। मैंने कहा भाई क्यों बैठा लिया? तो वहां पुरोहिती करते थे। उन्होंने कहा पुरोहित को पुलिस क्यों बैठाएगी, ऐसा क्या हो गया? तो पता चला कि मैंने फिर थाने में फोन किया तो उनका साहब मंदिर वाले दे के पकड़ के दे गए हैं, आप वहीं से फोन करा दीजिए। मैं किससे करा दे? का चंपत राय जी से करा दीजिए। चंपत राय जी का मैंने नंबर लिया, मैं दिन भर लगाता रहा, रही बात उठाई। उनके सहायक से उसने बताया कि साहब वो लाइन तोड़ के दर्शन करा रहे थे, इसलिए हम लोगों ने उनको पकड़ करके वहां दे दिया। हमने कहा यार ये कौन से बड़ा अपराध कर रहा था? वहां ये काम तो सिपाही से लेके कप्तान साहब हर आदमी कराता है अपने लोगों को दर्शन। वहां पे आप लोग नहीं कराते दर्शन कराने जुर्म। अगर उसको आप हवालात में बंद करा देंगे, 2 महीने बाद चुनाव, हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे? खैर अगले दिन चंपत राय जी से बात हुई, तब वो आए तो शाम को वो पहुंचे। रात में 10 बजे के बाद वो ब्राह्मण छूटा।
जिसके कहने पे थाना इस तरह से एक्टिवेट हो रहा हो तो उसको मैं असहाय कैसे मान लूं? वो असहाय तो नहीं थे। हाँ, नेग्लिजेंस थी उनको लेकर के कि इन चीजों को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये तो मैं शब्द समझ सकता हूं, लेकिन वो असहाय नहीं थे। थाना तो पूरा उनके आदेश पे चलता था वहां का। मैं स्वयं इसका जानकार हूं। ठीक है सीताराम जी, जो बातें अभी चर्चा में आ रही हैं, आप तो करीब से सारी चीजों को देख रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको ये राम मंदिर ट्रस्ट के लोग, ये सारी चीजें उनको हजम नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ ये भी चीज है कि जो लोग ट्रस्ट में जिम्मेदार पदों पर थे उनको निगरानी करनी चाहिए थी, लेकिन उनसे भी आगे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके जरिए सारी चीजें हो रही थी। उनका तो नाम लेवैया भी अभी कोई नहीं आया है। देखिए शेखर जी, ये धार्मिक संस्था है, इससे प्रदेश सरकार को कोई लेना देना है न जो है भारत सरकार का कोई लेना देना है। बात रही चंपत राय जी की, चंपत राय जी की जो लाइबिलिटी बनता है वो सिर्फ जो है निर्माण संबंधित व्यवस्था देखते हैं। डॉक्टर अनिल मिश्रा जी जो है निर्माण संबंधित व्यवस्था देखते हैं। ये तो एसबीआई जो जिसके द्वारा जो है गणना का प्रबंधन किया गया है उसके जिम्मेदार वो लोग हैं। उनके सूचना पे उनके द्वारा जो है इस पे देखा गया, जो भी कर्मचारी गणना काउंटिंग में थे, जो दोषी पाए गए उनके ऊपर शिकंजा कसा गया। फिर चंपत राय जी केस में कैसे माना जा सकता है? डॉक्टर अनिल मिश्रा जी को कैसे माना जा सकता है? लोग कुछ ऐसी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, समाज में कुछ ऐसे बने रहने के लिए जो निरर्थक प्रमाद करने काम करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसका पूरा जीवन समर्पण हो, जिसकी निष्ठा, जिसकी पूरी अपनी जीवन की ऊर्जा लगा दिया हो, क्या वो अपनी यश कीर्ति किस प्रकार से धूमिल करना चाहेगा? कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अपनी ही द्वारा किए गए यश कीर्ति को धूमिल कर दे, अपनी ही प्रतिष्ठा को सर्वनाश कर दे। ऐसा एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसके अपने व्यक्तिगत जीवन से कोई लेना देना नहीं, जो पूर्ण रूपेण सामाजिक जीवन को जीने का काम करते हैं, समाज के लिए जीने का काम करते हैं, राष्ट्र के लिए जीने का काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर आप उंगली उठाएंगे तो अच्छा बात नहीं है। जिस तरह से विपक्षियों ने सनातन संस्कृति के उत्कर्ष को विश्व के मानचित्र पर देखने के बाद वो पचा नहीं पा रहा है कि सनातन संस्कृति का उत्कर्ष विश्व के मानचित्र पर कैसे स्थापित हो रहा है। आज इतने दिनों से, लंबे समय से यह सेवा करके राष्ट्रीय मंदिर के निर्माण कराने में जिनकी अहम भूमिका है, इस अहम भूमिका को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उनको फिर अक्षम कैसे बताया जा सकता है? दिस इज द पॉइंट। ठीक है सीताराम जी, आपने जो पॉइंट रखा यही महत्वपूर्ण है। मैं चाहता था कि ये कोई हमारे पैनलिस्ट में बोले। अशोक जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो बात सीताराम जी ने कही कि इस पूरे आंदोलन में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसमें व्यक्ति भी हैं, उसमें संगठन भी है, और जो संगठन आपका है, जिसके आप समर्थक हैं, वो मात्र संगठन है। ऐसे तमाम संगठनों का, ऐसे तमाम मतलब एक बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी का भी, जिससे ये सारी धाराएं निकल रही हैं। आज भी संघ और बीजेपी के बीच में एक संगठन मंत्री है जो संघ का ही है। आज भी अलग अलग आपके अनुसांगिक जितने संघ के चलते हैं उसमें संघ के पदाधिकारियों को भेजा जाता है। अशोक जी को भेजा गया था, अशोक सिंघल जी को। तो सवाल इस बात का है कि ये जिस तरीके की स्थिति बनी है, जिस तरीके की चीजें सामने आई हैं, उसमें संघ जो व्यक्ति निर्माण करता है, जो चरित्र निर्माण करता है, और जिस जगह पर आकर के ये चीजें टिकी हैं, वहां से उसकी जवाबदेही संगठन कैसे तय करेगा या क्या उसके ऊपर लॉजिक रखेगा? चंपत राय जी विश्व हिंदू परिषद के प्रचारक हैं, वहीं से ये लाए गए हैं और निश्चित रूप से वो हमारे संघसेवक रहे हैं और उनका चरित्र निर्माण हमारे संगठन में ही हुआ है। अनिल मिश्रा जी भी संघसेवक रहे हैं और लापरवाहियां देखनी हो तो मैं बताऊं आपसे कि भारत के एक सिरे से ले लीजिए, पद्मनाभ टेम्पल से लेकर के, बालाजी मंदिर से लेकर के, काशी विश्वनाथ में सोने का पत्थर चोरी हो गया था, और तो और बहराइच में यही, जिसका कि आप समाचार नहीं चला रहे हैं, कि वहां पर खादिमों ने करोड़ों रुपए की चोरी कर ली है। वक्फ कमेटियों के सारे जमीन जो कि दान की दी हुई, वो सब चोरी करके, उसको हड़प करके, डाका डाल करके लोगों ने 50 करोड़ की संपत्ति तो अकेले बरामद हुई है अति का मत से। तो समाचार इस समय जबकि चुनाव सर पर है,
और राम मंदिर के ही मसले को उठाना, मेरी आपत्ति इस बात पर थी कि अभी रिपोर्ट पूरी आई नहीं है। रिपोर्ट आ जाने के बाद एक अच्छी बहस होनी चाहिए थी। मगर जब मामला प्रेजुडिस है, जो न्यायालय के अधीन है और न्यायालय जांच करा रहा है, ऐसे समय पर इस विषय को, जबकि एक राजनीतिक दल इसको चंदा चोरी का विषय उठा करके और बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा है, तो क्या हम जाने अनजाने यह सहयोग नहीं कर रहे हैं इस विषय को लेकर के? वो ठीक है, ये आपका परसेप्शन हो सकता है, आप मेरी बात समझिए। अरे अशोक जी, आपने दो बिंदु उठाए। अरे सुनिए तो, आप बहराइच वाले, आप सुनिए, बहराइच वाले का मसला आपने उठाया, आपने जो बात कही हमने उस पर भी चर्चा की। अब सवाल इस बात का है कि वक्फ को लेकर के जो कानून आपने, आपकी मतलब बीजेपी की सरकार ने जो बनाया, जिस तरीके से उसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए था, कहां गया? एफसीआरए आ रहा था ना, एफसीआरए को क्यों जेपीसी के पास भेज दिया? इसका जवाब मैं आप कहेंगे मैं संघ का हूं, आप जाके विवेक जी से जवाब लीजिए। आपने हर चीज को तो अधूरे में छोड़ दिया। आज धारा 370 आपने जम्मू कश्मीर में हटा दी, जम्मू को रेडिकल करके रोहिंग्या बैठा हुआ है। क्या आपसे नहीं छिपाई है ये बात? आप बताइए, आपसे छिपी हुई है अगर ये बात, तो मैं बता रहा हूं आपको। आपने धारा 370 हटाई, बावजूद उसके वहां पर कश्मीरी पंडित नहीं जा सकता। आपने कॉलोनी बनाने की ताकीद की, सरकार ने की, नहीं घुस पाए, हत्याएं होने लगी, सरकार बैक कर गई। अरे आधा मरा सांप ज्यादा खतरनाक होता है साहब, आप बात समझिए हमारी। हम भी सनातन की चिंता इसलिए आज से कर रहे हैं। आधा काम मत करिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि संघ जैसी प्रतिष्ठित संस्था को आप मत लपेटिए। ये कार्य हर जगह हो सकता है, मनुष्य की कमजोरी है। नारद मुनि को मोह हो गया था, नारद मुनि को लक्ष्मी का मोह हो गया था, तो ये एक जो दोषी है वो पकड़े गए हैं। नारद घूम फिर के, हम नारद के मन से अब ये बड़ी गड़बड़ है। विवेक जी भैया आप बीच बचाव कर दो, ये घूम फिर के फिर नारद आ गए। अरे हमें ही तो है नारद यार, हम ही पत्रकारों को नारद ही कहते हैं भाई, आप ही सम्मान करते हो नारद सम्मान। विवेक जी आप ही भाई बता दो हम क्या करें, आप अधूरा छोड़ रहे हो। आधा हमारा सांप नहीं काटेगा, बताओ पलट के। देखिए शेखर जी, हम किसी की चोरी की चर्चा करके इस पाप को ढक नहीं सकते। एक चीज, अगर लोगों ने पाप किया ना होता तो विधर्मियों को या कह लीजिए विपक्षियों को इस पे चर्चा का मौका ना मिलता। मौका तो अपने लोगों ने दिया है, और वहां तक जो लोग पहुंचे, जो लोग इस चोरी में शामिल हैं, वो किसी न किसी के संपर्क से ही वहां तक पहुंचे। वहां कोई ओपन भर्ती तो नहीं हुई थी अशोक जी, कि विज्ञापन निकाल के चंपत जी ने, अनिल मिश्रा ने व्यक्ति भरे हो। कोई टिल्लू यादव उनके ड्राइवर 20 साल से, कोई अनिल मिश्रा की रिश्तेदारी से कहीं से लोग आकर के वहां तक पहुंचे, उन लोगों ने कांड कर दिया। तो उस कांड करने वालों की नैतिक जिम्मेदारी से ये लोग वंचित थोड़ी हो सकते। इसी नैतिकता के निर्वहन में तो लोगों ने इस्तीफा दिया। हम तो चाहते हैं कि वहां का जो ट्रस्ट है वो रिफॉर्म हो और आगे से कोई ऐसी घटना ना हो। कहीं चोरी होती हो, उस चोरी की चर्चा करके यहाँ का पाप ढक थोड़ी सकते हैं। ठीक बात तो हुआ है, ठीक है, हमारी भावनाएं तो हाथ हुई है। मैं अब आखिरी हिस्से में, पकड़े गए हैं, लोगों को सजा मिल रही है, पकड़े गए हैं लोग, जेल में बंद हैं, बाकी भी तो कार्रवाई करना, जिन्होंने कब किस पे चर्चा करनी है बताने वाली थोड़ी इनको। वो ठीक है भाई, लेकिन बिल्कुल ठीक है, ठीक बात है, अपडेट आएगा तो हम करेंगे। और दूसरी बात, मैं इस चर्चा के आखिर में हूं मैं, लेकिन इस चर्चा के आखिरी हिस्से में जो सवाल लेने जा रहा हूं द्विवेदी जी, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आप मेरी बात को समझिएगा, क्योंकि बाकी लोग उस चीज को समझ तो रहे हैं, पत्रकार भी समझ रहे हैं, लेकिन कहने का बूता कम लोगों में होता है। मैं कह रहा हूं इस बात को। स्थिति यह है कि भारत की दूसरी जो सबसे बड़ी आबादी है हिंदुओं के अलावा, हिंदू पहली आबादी सबसे बड़ी, उसके बाद मुसलमान दूसरी बड़ी आबादी। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उसको लगता है कि हमारी सरकार नहीं है, इनकी नीति पर, इनकी राजनीति पर मुझे कोई संदेह नहीं है, ये सबका साथ सबका विकास ही करते हैं, आखिरी आदमी तक पहुंचे। दीनदयाल जी का फार्मूला भी इंप्लीमेंट होता है एकात्म मानव दर्शन का, लेकिन वो नहीं समझता और वो कट्टर है। अभी राम मंदिर के मामले को लेकर के सनातन पर जिस तरीके से विपक्ष ने हमला किया है, हिंदू अपनी जगह से डीरेल भी होता है। पीडीए का फार्मूला कुछ वोट बैंक खिसका दिया, ये सब मामले जो हैं, इस तरीके की चीजें वो और ज्यादा डिरेलमेंट पैदा कर सकती हैं। 27 का चुनाव सामने, सवाल इस बात का है कि अगर
27 में भारतीय जनता पार्टी की फर्ज कीजिए कि सरकार रिपीट नहीं होती है, जनता किसी और को मैंडेट देती है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रशासनिक अधिकारी है वो तो सरकार क्या मंशा रखती है वो सोचती है। तो मैं गारंटी से कहता हूं कि जिस तरीके से बरेली के एक मौलाना पर योगी आदित्य उसने भीड़ जमा की, तो योगी जी ने जिस तरीके से लाठियां चलवा दी, कोई दूसरी पार्टी की सरकार होती तो न चलवाती। लेकिन दूसरी पार्टी की सरकार अगर भविष्य में होगी तो वो तो भीड़ इकट्ठा करेगा, लेकिन तब ना अशोक जी दिखेंगे, ना विवेक जी दिखेंगे, ना हो सकता है रजनीश जी दिखें, और ना हो सकता सीताराम जी दिखें। द्विवेदी जी जिस विभाग से आते उस विभाग की खाकी वर्दी चाहिए होगी, नीले चकत्ते वाले आरपीएफ चाहिए होगा। सवाल यह है कि वो सरकार का इशारा समझ रही होगी या सनातन की रक्षा कर रही होगी, कैसे ये चीजें तालमेल में बैठेंगी, क्योंकि जंतर मंतर पर जो हुआ उसने इस मामले में भी फाड़ करके रख दिया है। 2-3 हिस्सों में धाराएं चल रही हैं। देखिए, पुलिस का हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, वो काम तो करते ही है सरकार की नीतियों के अनुसार, लेकिन ये देखा गया है नीतियों से परे राजनेताओं को जो सत्ता में रहते हैं उनको खुश करने के लिए थोड़ा दाहिने बाएं भी हो जाते, जो नहीं होना चाहिए। नीतियों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। अब हम लोगों ने ऐसी भी नीति देखी, एक सरकार थी जो कह रहे हैं आप संकेत में, मैं समझ रहा हूं, जो सीआरपीएफ कैंप रामपुर में, वहां पर 31 दिसंबर की रात में हमला हुआ, 6 जवान मारे गए सीआरपीएफ के। पुलिस ने आतंकवादियों को पकड़ा और उन आतंकवादियों के केस भी सरकार ने विड्रॉ करने के आदेश कर दिए। वो तो भला हो न्यायपालिका का, हाईकोर्ट का, जिसने इस बात को सरकार के नहीं माना कि नहीं ये आतंकवादी है, ये केस विड्रॉ करने लायक नहीं है, और हाईकोर्ट के रोक के बाद तब वो ट्रायल हुआ और आतंकवादियों को सजा हुई। तो कुछ भी हो सकता है जो आप कह रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और तमाम लोग तो सत्ता के हिसाब से चलते हैं, लेकिन सत्ता की नीतियों का अक्षर से पालन करना चाहिए। नीति कुछ भी तय कर सकती है, राजनीतिक नेतृत्व को अधिकार होता है, वो नीतियां बनाए, लिख के जारी करें, और फील्ड के अधिकारी, जिले के अधिकारी उसका पालन करें। लेकिन एक बात भी है, नीति से परे अगर कोई प्रशासनिक आदेश गलत है, नियम के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है, तो उसका मना कर सकते। मैंने स्वयं किया है, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी लिखकर मुझे दिए, मैंने लिख करके मना किया, ये मैं नहीं करूंगा, और मेरा कुछ बिगड़ा नहीं। सरकारी अधिकारियों को, कर्मचारियों को संविधान सुरक्षा देता है। ठीक बात है। मेरे पास आज समय इतना ही है, लेकिन मैं अभी आप सबको धन्यवाद नहीं दूंगा। मैं इस चर्चा का कंक्लूजन आज आप सबके सामने करूंगा। मैंने बड़ी साफ नियत से आज इस पूरी चर्चा को, हम शेखर वार्ता कहते हैं इसको, मेरे नाम से ये वार्ता होती है, हम इसको पॉलिटिकल नहीं करना चाहते थे, इसलिए मैंने पॉलिटिकल पार्टी में सिर्फ बीजेपी को ही रखा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है, संघ से जुड़ा हुआ उनका सीधा एक कनेक्शन है, या विश्व हिंदू परिषद से उनका सीधा एक जुड़ा हुआ कनेक्शन है, मतलब जुड़े हैं ये सब। लेकिन आज इस चर्चा के आखिर में मैं इस बात को फिर से कह रहा हूं, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो जो मातृ संगठन है, और या उससे निकली हुई राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी, आप अच्छे कानून बनाइए, उसका लाभ देश के आखिरी आदमी तक पहुंचाइए। बहुत सारे कानून या बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी थी जिसको आपने बदल दिया है, पलट दिया है, 180 डिग्री घुमा दिया है, लेकिन अधूरा मत छोड़िए। मैं कह रहा हूं फिर से, आधा मरा हुआ सांप ज्यादा खतरनाक होता है, और आप ये मान करके चलिए कि किसी हिंदू के घर में बराबर से सब्जी काटने वाला चाकू भी नहीं मिलने वाला। इसलिए पुलिस प्रशासन की भी अपनी मजबूरियां होंगी। सरकार अगर पलट गई तो फिर स्थितियां और ज्यादा विभत्स होंगी। उस मौके पर आप सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि कटोगे तो बटोगे, लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि जब आपके पास हलहलाता हुआ सत्ता का शिखर पहुंचे तो उसमें आप भी उसको थामने की कुवत रखें। यह कहने से भी काम नहीं चलेगा कि एक मास्टर थे, उनके पास एक डॉक्टर थे, उनके पास उस उतनी क्षमता नहीं थी कि वो उस पद के योग्य हों। यह बात अगर कल को पूरे देश में अलग अलग जगहों से उठने लगी, बड़ी स्थिति विभत्स हो जाएगी। यहां तो नकारे चाहते हैं कि सत्ता में आकर के बैठ जाएं,
दो खराब में से एक को चुनना हो तो देश की जनता कम खराब वाले को चुनती है। यह चीज आप भी ध्यान में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। वहां को जो कुछ हुआ है, चंदा चोरी हुई है, उसके लिए अंतिम रूप से प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार है। छोटे लोगों को फंसाना और गुनहगारों को बचाना, ये एसआईटी का मतलब है। ये लोग वो शो मचा रहे हैं जिनका राम से कोई नाम का संबंध था, ना राम से संबंध रहा, ना मंदिर से संबंध रहा। चोर चंपत राय, चोर अनिल मिश्रा, चोर टिन्नू यादव यानी रामशंकर यादव, चोर गोपाल राव। साइटिंग जहाँ से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। मगरमच्छों को ऊपर अपना एफआईआर हो। इनके द्वारा तो ऐसे गड़बड़ करना संभव ही नहीं, यह अकल्पनीय। जो एसआईटी का इंचार्ज है विजय विश्वास पंत, वो प्रयागराज स्टैम्प पैड का मुख्य व्यक्ति है।